I am thankful to Minhaj University for inviting me in this session. The title of my presentation is The Monetary Policy That is Practiced Today is Nonsense, and is there something alternative in Islamic system? Most of the people do research in Islamic banking about it means only commercial banking, but very little people know that there could be some Islamic monetary economics as well. And what I want to say is Islamic alternative, if we want to choose something for having alternative of monetary policy, it is making sense. This claim is very big. I am saying the monetary policy is not making sense. How? Look, what is the monetary policy that is practiced today? The main feature of monetary policy today is increase interest rate, you will get lower prices. यही होता है. आजकल स्टेट बैंक ने फॉर एग्जांपल ये कुछ दिन पहले इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया. फॉर व्हाट पर्पस? इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्राइसेस. दिस इज आल्सो कॉल्ड डिमांड चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल द इश्यू इज दिस इज नॉट वर्किंग. एज यू आर सीइंग, आप लोग देख रहे हैं ना, पिछले इन्होंने 21 के अक्टूबर से बढ़ाना शुरू किया इंटरेस्ट रेट, एंड दे आर इंक्रीजिंग टिल डेट. इज देयर एनी रिडक्शन इन इन्फ्लेशन? 1.5 साल से हो गया ना. दिस इज नॉट हैपनिंग ओनली इन पाकिस्तान, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर एल्स. दिस इज हैपनिंग इन यूनाइटेड किंगडम, this is happening in Georgia, this is happening in so many other countries, but everyone is practicing the same. But what I want to say, this is not making sense. Why? Okay, suppose consider what is the channel. If you increase interest rate, people say the aggregate demand will reduce. If aggregate demand is reducing, you will get lower prices. Let's suppose this channel is working. ये इसी तरह से काम करता है. अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. मुझे ये बताएं, एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ की कम होगी? आटा, चावल, चीनी की? नो, दीज आर नेसेसिटीज. इनकी डिमांड तो कम नहीं हो सकती. अगर कम हुई तो वो शायद कार की हो या फ्रिज की हो या इस तरह की किसी चीज़ की हो. Suppose your objective is price stability and you want to bring it. तो किस चीज में प्राइस स्टेबिलिटी आएगी? कारों में. Is it your objective? उनके लिए चीजें सस्ती कर दो भाई, आवाम जाए, क्या कहते हैं उसको, भाड़ में. Is it making sense? अच्छा, अब पता नहीं, अब ये स्लाइड मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन चलें, लेट मी गो इट ऑन माई ओन स्टाइल. अच्छा, तो अब दूसरी एक और चीज कंसीडर करें. एवरीवन एग्रीज दैट इफ देयर इज ए रिडक्शन इन डिमांड, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो कौन सफर करेगा? जिन बंदों की यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिसने ये यूनिवर्सिटी बनाई है वो तो सफर नहीं करेगा ना. ठीक है, हु विल सफर? डेली वेज वर्कर and temporary job holder. Suppose you want to bring the price stability in the country, this is your objective. Who will suffer? Temporary job holder. तो क्या ये मुनासिब है आप मुआशरे के सबसे गरीब तबके की प्राइस पे उसको कास्ट पे करवाएं और आप प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए? Is it making sense? अच्छा, let me tell you one more thing. आप लोगों ने वो How many of you are students of economics? बहुत थोड़े. अच्छा, एक कंसेप्ट है, there is a यानी मतलब ये कि प्राइसेस इफेक्ट इकोनॉमी को सिर्फ उस वक्त करती हैं जब आपके पास डिफरेंशियल हो. अगर सारी वेजेस और सारी गुड्स की प्राइसेस एक ही रेट पे ग्रो कर रही हो तो फिर फर्क क्या पड़ता है?
जो भी चीज हमने खरीदनी है वो डबल हो जाए और सैलरी भी डबल हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? नथिंग. इट विल मेक डिफरेंस ओनली व्हेन वन थिंग इज गोइंग अप एट अ फास्टर रेट एंड द अदर आर गोइंग एट स्लोअर रेट, तभी फर्क पड़ेगा. इसका मतलब है हमें देखना होगा कि कौन सी चीज मूव कर रही है, उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होगी. लेकिन वो सिरे से कंसीडरेशन में है ही नहीं. रिलेटिव प्राइस मूवमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी में, उसको सिरे से कंसीडर ही नहीं करते. अच्छा, अब एक और चीज आपको बताऊं. अच्छा, ओके, सो कैन यू प्लीज फॉरवर्ड प्लीज. ओके, नेक्स्ट. So I have discussed when you are increasing the interest rate, who will suffer? The poorest people in the society. जो सबसे ज्यादा गरीब है वो सफर करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट तो उनको हिट करेगी. और अगर हम प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहते हो सबसे गरीब तबके को मजीद डिप्रेस करके, तो फिर इससे ना होना बेटर है. नेक्स्ट. अच्छा, उसके अलावा ये कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, दिस इज बिहेविंग लाइक, जैसे वो होते हैं ना फिरका प्रस्त मौलवी साहिबान, उनकी तरह से बिहेव करते हैं इकोनॉमिस्ट. दे हैव देयर ओन सेक्ट्स, उनके अपने अपने फिरके हैं और वो दूसरे फिरके की बात को सिरे से इग्नोर करते हैं. अब आप में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कम बैठे हैं, लेकिन अगर कोई हो तो आपको पता होगा, जो भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें एक ही बात पता है, if you increase interest rate, inflation will go down. This is the popular theory. But Thomas Tuch, whose name is written on the board, this was the person who presented the theory in 1850s. He was saying that if you increase interest rate, the prices will go up. How? He is saying that this is part of cost of production. अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. इज इट मेकिंग सेंस? सादा सी बात है ना. इसका मतलब है दिस इज द ओल्डेस्ट थ्योरी, बट यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द टेक्स्ट बुक्स. आपने किसी टेक्स्ट बुक में नहीं देखा होगा. अब ये थ्योरी क्यों इग्नोर कर दी? इसलिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक्स का डोमिनेंट फिरका है उस फिरके के नजरियात के साथ मैच नहीं करती, और जो फिरका मेरा नहीं है मैं उसके नजरियात को सिरे से इग्नोर करूंगा. अच्छा, फिर अगली बात यह है कि जो फिरका जिसको हमने इग्नोर किया उसकी बातें अगर हकायक के साथ मैच करती होंगी तो तब भी हम उनको सिरे से लिफ्ट नहीं करवाएंगे. आप देखें 2021 के जून के बाद देयर आर 100+ कंट्रीज, देयर आर मोर देन 120 कंट्रीज हु इंक्रीज्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. 120 से ज्यादा मुल्कों ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. उनमें से सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं जहां पे ये टारगेट अचीव हुआ है. बाकी 115 में टारगेट अचीव नहीं हुआ. वहां पे इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ता जा रहा है. उसके बावजूद हम इसी पॉलिसी को फॉलो किए जा रहे हैं. क्यों? इसलिए कि ये हमारे फिरके की बात है. यानी जो इकोनॉमिक्स के अंदर फिरके बने हुए उनमें से जो डोमिनेंट फिरका है उसकी बातों के साथ मैच करती है, तो वही बात चल रही है. ठीक, तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, दिस इज हार्मिंग द सोसाइटी. आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आजकल ट्रेड डेफिसिट है. 3 साल पहले जब खान साहब आए थे उस वक्त वो क्या कह रहे थे? सबसे बड़ा मसला क्या है? डेट, कर्जा. यही सुना आप लोगों ने. अच्छा, मजे की बात यह है कि कर्जा एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके बजट में सिरे से एंटर ही नहीं होता. आप अगर बजट की डॉक्यूमेंट उठा के देखें उसके अंदर सिरे से डेट नाम का वेरिएबल है ही नहीं. तो फिर क्या चीज है? इट्स ओनली द मार्कअप पेमेंट. कर्जे के ऊपर जो सूद दे रहे हैं वो है. अच्छा, सूद भी तो हम कर्जे के ऊपर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वही चीज होगी? नहीं, ऐसे नहीं है. ये बड़ी अजीब सी बात है. जब मैं और आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है. जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाएगी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा.
अभी लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट 16 से 17 किया 23 तारीख को। तो वो डिसीजन किसने किया? गवर्नमेंट ने किया ना। अब वही जो कर्जा गवर्नमेंट खुद लेगी उसके ऊपर वो कर्जा वो इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर ये इंटरेस्ट रेट इतना है तो उसकी वजह बैंक नहीं है, लेंडर नहीं है, उसकी वजह गवर्नमेंट खुद है। ये खुद से डिसाइड करते हैं। एंड दे हैव रेज्ड इट सो मच। इफ टुडे whatever the debt is against पाकिस्तान, अगर हम इस पे पॉलिसी रेट वो वाला अप्लाई कर दें जो थाईलैंड में है, तो कास्ट ऑफ borrowing will become only 500 बिलियन। इस वक्त कितने? 4000। यानी अगर हम चाइना वाला या थाईलैंड वाला इंटरेस्ट रेट यहां पे अप्लाई करते हैं, थाईलैंड वाला, तो कास्ट ऑफ borrowing कितनी हो जाएगी? सिर्फ 500। व्हाट वी आर पेइंग टुडे इज 4000 बिलियन रुपीज। अच्छा, ये किस लिए हुआ इतना ज्यादा? इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन डिसीजन, इट्स बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज हार्मिंग एवरीथिंग। बिकॉज जब आप लोग 4000 बिलियन पे करोगे सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में, तो व्हाट विल हैपन? यू विल फाइंड नो बजट फॉर हेल्थ, यू विल फाइंड नो बजट फॉर एजुकेशन, यू विल फाइंड नो बजट फॉर डेवलपमेंट, एंड यू विल फाइंड नो बजट टू। हर चीज सक करके आप जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में डाल दोगे। अच्छा, अब इससे बाद में कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? आप लोग इकोनॉमिस्ट नहीं बैठे हुए, लेकिन इंटरेस्ट रेट अप करते हैं, डाउन करते हैं, या मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल दिस थिंग? हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव एक प्राइस स्टेबिलिटी है, एक ग्रोथ है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एटसेट्रा है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो करके देयर इज फोकस ओनली ऑन वन थिंग, प्राइस स्टेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर खत्म हो जाती है तो दे हैव नो कंसर्न विद इट। एट एनी कास्ट दे हैव टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव दिस। अच्छा, आप देखें इस्लामिक अल्टरनेटिव इसके लिए क्या हो सकता है। ये जो आपके सामने 3-4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे ना, उन सब को अगर आप सम अप कर लें, देयर इज वन इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस दैट कैन डू ऑल दीज थिंग्स। वो कौन सा है? सलम। डू यू नो व्हाट सलम इज? सलम क्या है जी? मैं सिंपल सा बता दूंगा। आई विल वाइंड इन 3 मिनट्स। पता नहीं टाइम कितना रह गया, लेकिन मैं 3-4 मिनट में एंड करता हूँ इसको। सलम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गिव समवन एडवांस्ड मनी टू गिव यू आउटपुट इन फ्यूचर। आज आप किसी को पैसे दे दें कि भाई ये आप ग्रो करें, वीट ग्रो करें, और 6 महीने बाद मुझे वीट चाहिए। दिस इज सलम फाइनेंस। पैसे एडवांस में दीजिए। अब आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो ये यहां से इस्लामाबाद ट्रेवल करें, आपके पास बेशुमार जमीनें हैं जहां पे वो कुछ भी नहीं है, बैरन पड़ी हैं, तो पे द पीपल टू ग्रो द ट्रीज एंड क्रॉप्स ओवर दोज लैंड्स। तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है। और हाउ यू कैन ब्रिंग द प्राइस स्टेबिलिटी? एट द एंड क्या होगा? आपने जिनको पैसे दिए उनसे आपने प्रोडक्ट लेना है, गवर्नमेंट के पास प्रोडक्ट आ गया, वो गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो उसको चाहे जिस प्राइस पे भी सेल कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लॉट ऑफ वीट इन यूर स्टोर, तो अब अगर वीट की प्राइस प्राइवेट वो जो लोग हैं वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, वो महंगी दे रहे हैं, आप अपने पास से दें और मार्केट को आप बैलेंस कर लें, तो प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव होगी, ग्रोथ भी अचीव होगी, प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट भी आपका अचीव हो गया बाई यूजिंग ओनली वन सिंगल टूल, दैट इज सलम फाइनेंस। ठीक। और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अकर्स बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशंस। जो इनस्टेबिलिटी आती है फाइनेंशियल, वो हमेशा अक्सर वो किसकी वजह से आती है? स्पेकुलेशन की वजह से। व्हेन यू हैव रियल प्रोडक्ट, आप लोग इस तरह से वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, रियल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे, तो देयर विल बी नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। तो वो जो सारे टारगेट जो मॉनिटरी पॉलिसी अचीव करती है, अजीब अजीब से चीज, यानी व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी है, इंक्रीज करनी है, तो क्या तरीका उसका? ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, आप पैसे दोगे बैंक को, फिर बैंक पैसे देगा आगे किसी और को, फिर वो वहां से जाते जाते ट्रिकल डाउन होके पता नहीं कब वो जाके अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंचेंगे।
इसके बजाय क्या ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है? जस्ट पे दोज हु आर प्रोड्यूसिंग। वो दरमियान में से मिडिल मैन निकल गया। अब वो जब ट्रिकल डाउन होता है तो पहले तो वो जनाब ऊपर ऊपर जो लोग होते हैं उनको दे के फिर उसके बाद आखिर में कुछ बच गया तो वो मिलेगा लोएस्ट क्लास को। लेकिन इफ यू आर अडॉप्टिंग द सलम मोड यू विल पे डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर। ठीक, तो ये तरीका वो दरमियान में से जो मिडिल मैन है उसको निकालेगा एंड दिस विल रिड्यूस इनइक्वालिटी। व्हाट इज हैपनिंग टुडे? आज क्या हो रहा है आपके पास? मसलन हमने अभी साइड किया कि 4000 बिलियन हमने मार्कअप में पे करना है, सूद में पे करना है, और ये सूद किसको जाता है? सिर्फ 12 बैंकों को। देयर आर ओनली 12 बैंक्स हु आर अलाउड टू ट्रेड द डेट विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो सारा सूद है 4000 बिलियन का, ये कहां पे जाता है? 12 बैंकों को। जबकि बाकी सारी इकानमी कितनी है? यानी बाकी जो 22 करोड़ लोग हैं उनके लिए 4000 बिलियन और 4000 अकेला सिर्फ 12 बैंकों के लिए। इज दिस क्रिएटिंग इनइक्वालिटी और नॉट? तो अगर आप लोग इसके बजाय सलम मोड अपनाओ तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पंप द मनी डायरेक्टली इनटू द इकोनॉमी एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना हो, अगेन इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स सूट वेल, सलम फाइनेंस सूट वेल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।